नमस्कार, मैं हूं संजय सिंह और आप देख रहे हैं तेज भारत नेटवर्क, जहां हम लाते हैं ताजा और महत्वपूर्ण खबरें। चले बढ़ते हैं आज के कुछ खास खबरों। संसद में गरजे अमित शाह, नक्सलवाद और हिंसक विचारधारा को जड़ से खत्म करेंगे। नई दिल्ली में संसद के भीतर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वामपंथी उग्रवाद और नक्सल हिंसा पर बेहद सख्त और स्पष्ट संदेश दिया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के खिलाफ बंदूक उठाने वाली विचारधारा को भारत में कोई स्थान नहीं है। उन्होंने दो टूक कहा कि नक्सल हिंसा सिर्फ कानून व्यवस्था का मुद्दा नहीं बल्कि देश की एकता, सुरक्षा और विकास पर सीधा हमला है। निर्दोषों के खून से हाथ रंगने वालों के साथ साथ ऐसे तत्वों का समर्थन करने वाले भी उतने ही दोषी हैं। सरकार का रुख साफ है, डरना नहीं बल्कि देश के हर नागरिक को न्याय देना। नक्सलवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई जारी रहेगी और भारत को हिंसा मुक्त बनाना ही लक्ष्य है। इसका विकास से कोई लेन देन नहीं, विकास के मांग से भी कोई लेन देन नहीं। ये विचारधारा कौन सी है? क्या है माओवादी विचारधारा? इसका ध्रुव वाक्य क्या है? जब हम आजाद हुए हमने कहा सत्यमेव जयते, सत्य का हमेशा विजय होता है। इनका ध्रुव वाक्य क्या है? कि सत्ता बंदूक की नली से निकलती है। ये इनका ध्रुव वाक्य है और वहां सत्ता शब्द का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। ये विकास के लिए नहीं है, अपने आइडियोलॉजी के अस्तित्व के लिए है, अपने आइडियोलॉजी के विजय के लिए है और आइडियोलॉजी को भोले भाले आदिवासियों में स्प्रेड कर सत्ता हासिल करने के लिए। यहां कोई विकास की बात नहीं है। इनका लोकतंत्र पर कोई विश्वास में गवर्नेंस का वैक्यूम कैसे चला? पैरेलल गवर्नमेंट चलाई। छत्तीसगढ़ के बस्तर में उनका होम मिनिस्टर होता था, उनका न्याय मंत्री होता था, उनका लूटे हुए अनाज को बांटने वाला खाद्य और आपूर्ति मंत्री होता था। एक जनता ने सरकार के नाम से एक भ्रांति खड़ी करी और मान्यवर विकास की योजनाओं को इन्होंने रोकने का काम किया। इन्होंने संविधान और न्याय व्यवस्था को निशाना बनाकर संविधान का वैक्यूम खड़ा करने का। कोई चुनाव न लड़े, मतदान नहीं होने देंगे, सरपंच कोई नहीं होगा, तहसील पंचायत जिला पंचायत का सदस्य नहीं होगा, विधायक वो चाहते हैं वो ही जीत कर आएंगे। किस प्रकार की व्यवस्था खड़ी करना चाहते हैं और इसका समर्थन कैसे हो सकता है? अब कह रहे बातचीत करो, जो कह रहे उनको मैं बताना चाहता हूं, मैं 50 बार कह चुका हूं सार्वजनिक मंचों पर, बस्तर में जाकर, बस्तर के हर तहसील में जाकर कह चुका हूं, हथियार डाल दीजिए, सरकार आपके पूरे पुनर्वसन की व्यवस्था करेगी, मगर हथियार नहीं डालेंगे। एक नारा लगा था आत्मा की आवाज पर मतदान का, अंतरात्मा की आवाज पर इंदिरा जी ने लगाया और संजीव रेड्डी के खिलाफ अपना एक प्रत्याशी उतारा। उस वक्त आधार तराश रहे माओवादी पार्टियों ने इंदिरा जी को समर्थन किया और अपने पार्टी में अपना वर्चस्व प्रस्थापित करने के लिए श्रीमती गांधी ने लपक लिया वो समर्थन को। 80 तक इंदिरा जी वापिस नहीं आई, वो माओवादी विचारधारा की गिरफ्त में रही। और मान्यवर यही समय है जब नक्सलबाड़ी से शुरू हुआ ये आंदोलन 12 राज्यों में फैल गया, देश के 17% भूभाग में फैल गए और 10% से ज्यादा आबादी में पहुंच गए। मान्यवर कई सिक्योरिटी एक्सपर्ट ऐसा कहते थे कि सत्ता के समर्थन के बगैर किसी भी हथियारी मूवमेंट का देश के दिल में बीचों बीच तिरुपति से लेकर पशुपतिनाथ तक ये रेड कॉरिडोर संभव ही नहीं। अभी पूछ रहे थे राजकुमार कि कहां से हथियार आए। मैं उनको बताना चाहता हूं, जो हथियार पकड़े गए हैं उसमें से 92% हथियार पुलिस के लूटे हुए हथियार हैं। थाने लूट लिए, गोलियां लूट ली और उसका उपयोग
निर्दोष जवानों को, बच्चों को, कृषकों को मारने के लिए। मेरे सबसे करबद्ध निवेदन है, एक कैंप में जाकर 2 रात बिताइए, आपको मालूम पड़ेगा ये नक्सलवादियों ने क्या किया। और यहां बैठकर फैशनेबल तरीके से इनका पक्ष लेना, कि इनकी सुनो, इनसे चर्चा करो, बहुत सरल है किसी के पास जवाब? ये 15,000 बच्चों के जीवन बर्बाद कर दिए, कौन जिम्मेदार है किसी के पास जवाब? क्या सारे बुद्धिजीवी अर्बन नक्सल जाकर देखिए कैंप में आपने क्या किया है। आप तो इसी चैम्बर में बैठकर कोर्ट के प्रोटेक्शन के अंदर आर्टिकल लिखते रहते हैं, वहां जीवन के जीवन उजड़ गए हैं और किसी को परवाह नहीं है। अपने आप को ह्यूमन राइट का चैंपियन मानते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, 32 साल की आयु तक मेहंदी न लगाने वाली बच्ची के ह्यूमन राइट का कौन चिंता करेगा? मान्यवर, उसकी चिंता नरेंद्र मोदी करेंगे और कोई। इनका अधिकार जो छीन लिया है, इसका हिसाब कभी न कभी देना पड़ेगा। मैं तो जन्म से हिंदू हूं मान्यवर, कर्मों में मानता हूं। जिन्होंने भी शब्द से भी प्रचिन्न समर्थन नक्सलाइटियों का किया है, वो सब इस पाप के इतने ही भागीदार है जितना बंदूक लेकर घूमे। मूल कहां से आया, परंतु हमारे देश के लिए वो किसी भी प्रकार से ऐसी स्थिति ही नहीं थी कि जहां इस प्रकार के साम्यवादी विचारधारा, लेफ्टिस्ट विचारधारा का पनपना हो पाए। मान्यवर, मैं 1905 से 1924 रूस में साम्यवादियों ने क्रांति करी। 1914 के युद्ध में रूस की आर्थिक हालत बहुत बिगड़ गई और वहां पर भूख, महंगाई, अव्यवस्था, और 1905 में खूनी रविवार की घटना ने जनता का विश्वास शासन के प्रति तोड़ दिया और उसने 17 की क्रांति की नींव तैयार की। और मान्यवर, मजबूर होकर निकोलस द्वितीय ने गादी छोड़ दी। वहां पर एक वैक्यूम खड़ा हुआ और वैक्यूम को भरने के लिए वहां पर लेनिन की अध्यक्षता में साम्यवादी सरकार आई। इसी तरह से चीन में एक अव्यवस्था खड़ी हुई। करोड़ों किसानों गरीबी और भूखमरी से जीवन जी रहे थे और 1921 में कम्युनिस्ट चीनी पार्टी की स्थापना हुई। माओ उनके नेता बने। कम्युनिस्टों और कुओमिंटांग के बीच में, जो वहां के सो कॉल्ड राष्ट्रवादी थे, राजा के वफादार थे, इनके बीच में युद्ध हुआ और 34-35 में एक लॉन्ग मार्च हुई और मान्यवर, एक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना 1939 में हुई। अब ये 1939 और 1925 वो 2 महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। इसका हमारे देश में क्या असर हुआ है समझिए साहब। जैसे ही रशिया में साम्यवादियों की सरकार का गठन हुआ, यहां पर 1925 में सीपीआई की स्थापना हुई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। अब ये जो समर्थक है उनको मैं पूछना चाहता हूं, रशिया में कम्युनिस्टों की सरकार बनी, उसी वक्त यहां सीपीआई बना, सीपीआई की स्थापना हुई, इसके बीच में कोई रिलेशनशिप है क्या? ये सोचने की बात है। रशिया की सरकार ने स्पॉन्सर कर दुनिया भर में कम्युनिस्ट पार्टी की रचना की, इसका एक हिस्सा हमारे यहां बना हुआ। अब जिस पार्टी की नींव ही किसी दूसरे देश की प्रेरणा से गई है, वो हमारे देश का भला कैसे सोचेंगे? वो 2 महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। इसका हमारे देश में क्या असर हुआ है समझिए साहब। जैसे ही रशिया में साम्यवादियों की सरकार का गठन हुआ, यहां पर 1925 में सीपीआई की स्थापना हुई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। अब ये जो समर्थक है उनको मैं पूछना चाहता हूं, रशिया में कम्युनिस्टों की सरकार बनी, उसी वक्त यहां सीपीआई बना, सीपीआई की स्थापना हुई, इसके बीच में कोई रिलेशनशिप है क्या? ये सोचने की बात है।
रसिया की सरकार ने स्पॉन्सर कर कर दुनिया भर में कम्युनिस्ट पार्टी की रचना की। इसका एक हिस्सा हमारे यहां बना हुआ। अब जिस पार्टी की नींव ही किसी दूसरे देश की प्रेरणा से गई है, वो हमारे देश का भला कैसे सोचेंगे। इन्होंने तो अंग्रेजों का भी समर्थन किया था। 1964 में कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट बनी। ये भी समझने जैसा है कि सीपीआईएम क्यों बना। 1964 में सीपीआईएम बना। ये भी समझना पड़ेगा कि सीपीआई थी ही, फिर सीपीआईएम क्यों बनी। मान्यवर, 1964 में सोवियत रशिया और चीन के बीच में झगड़ा हुआ, तो दोनों साम्यवादी राष्ट्र के अंदर अलग अलग विचारधारा की साम्यवादी सरकारें आई। जैसे अलग अलग विचारधारा की आई, तो यहां पर चीन की भी एक समर्थित पार्टी सीपीआई मार्क्सिस्ट खोल दी, जो अभी बोल रहे थे, अपने अमराराम जी बोल रहे थे। मान्यवर, ये दोनों पार्टियां कम्युनिस्टों की, एक रसिया में जब क्रांति हुई तब हुई, और एक रसिया के चीन के बीच मतभेद हुआ तब हुई। इसके बाद 69 में संसदीय राजनीति का विरोध करने के लिए, मेरी बात ध्यान से सभी लोग सुने, आपके माध्यम से मैं देश को भी कहना चाहता हूं। 1969 में सीपीआई एमएल मार्क्सिस्ट की स्थापना हुई। इसका उद्देश्य कोई विकास का वैक्यूम बनना नहीं था, कोई अधिकारों की रक्षा नहीं था। उसके संविधान में उद्देश्य था संसदीय राजनीति का विरोध कर कर सशस्त्र क्रांति करना, जो रसिया और चीन में कर चुके थे। मगर यहां राजाशाही नहीं बची थी, अंग्रेज यहां था नहीं, यहां संविधान से चलने वाली एक लोकतांत्रिक सरकार बन गई थी। फिर क्यों संसद का विरोध? चुनाव लड़ते, जीत कर आते, अपनी बातों को लोगों को मनवाते। आज की मुख्य खबर तेज भारत नेटवर्क के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर। धन्यवाद।